सो ये जो वेक्टर्स होते हैं ना, इनको अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं पेपर पर, तो इनका रिप्रेजेंटेशन के लिए भी हम एक अलग नोटिफिकेशन यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने क्या कर रहे थे, जब हम स्केलर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो हम बस लिख दे रहे थे कि भाई ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। लेकिन जब हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि हम उनके आगे एक डायरेक्शन भी लगाते हैं। तो उसको शो करने का भी एक हमारे पास एक फॉर्मेट होता है। हम क्या करते हैं, सिंपली हम एक लेटर के ऊपर एक एरो लगा देते हैं, उससे हमें पता लग जाता है ये वेक्टर है। मान लो कोई ए वेक्टर है और मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो मैं लिखूंगा सिंपल ए और उसके ऊपर ये वेक्टर का निशान लगा दूंगा इस तरीके से। इसी तरीके से जब मैं इनके मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ कि भाई लेट से ए वेक्टर, अब मुझे नहीं पता कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो मैं उसका सिंपल एक मॉड लगाकर रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि भाई ये मेरे पास ए हो गया। तो इस तरीके से हम इन्हें लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम नीचे मूव करते हैं पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कि भाई ये पोजीशन वेक्टर क्या है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है। तो जब हमने चैप्टर नंबर 3 पढ़ा था, तो उसमें हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक पढ़ा था पोजीशन के बारे में, एक पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पोजीशन तो हो गई किसी ऑब्जेक्ट की, कि लेट से मेरी नंबर लाइन है और ये पॉइंट है ओ, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है आर। तो जब वो ऑब्जेक्ट ओ से पी तक जा रहा है और वो वापस पी से आर आ रहा है, तो ये तो हो गया उसका पूरा डिस्टेंस जो हमें बता रहा है, ओ पी प्लस पी आर। तो ओ पी प्लस पी आर तो बता रहा है हमें डिस्टेंस। लेकिन अगर हम देखें उसका डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ओ आर, है ना। तो ओ आर हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट, ये हमने पढ़ा था। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे अगर वेक्टर्स को हम किस तरीके से लिखते हैं, तो वो हम समझते हैं इस ग्राफ से। कि लेट से मेरी कोई क्वांटिटी थी, एक कोई ऑब्जेक्ट था। पहले थोड़ी बहुत थ्योरी देख लेते हैं कि मेरे पास एक लेंथ है, लेट से कोई वेक्टर है, उसकी लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं आर से। वो यहाँ पे मैंने लिखी है। अब क्या हुआ कि जब कोई वेक्टर जो था वो पॉइंट ओ पे था और वो पॉइंट पी पे था पहले, वो पॉइंट ओ से पॉइंट पी गया और उनके बीच का डिस्टेंस है आर। फिर उसने क्या किया, वो पॉइंट पी से जाता है पॉइंट पी डैश पे। ठीक है, उसने कुछ डिस्टेंस मूव किया। अब अगर मैं पी डैश से पॉइंट ओ की लेंथ मेजर करूँ, तो वो आ गया लेट से आर डैश। तो यहाँ पर जो आर डैश है मेरा, ये तो हो गया मेरा पोजीशन वेक्टर। लेकिन अगर मैं बात करूँ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की, तो पी से पी डैश तक का जो डिस्टेंस होगा वो हो गया मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वही बात यहाँ पर भी लिखी है कि जो आर है ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड एक वेक्टर का, जब उसको देखा गया हमने पॉइंट पी से। तो जब मैं पॉइंट पी पे था और मैंने तब देखा ओ की तरफ, तो मेरे पास जो वेक्टर आया वो आ गया आर, जिसे मैंने रिप्रेजेंट किया ओ पी वेक्टर से। ठीक है, फिर मैंने अपनी क्या करी, पोजीशन चेंज करी, मैं मूव हुआ पॉइंट पी से पी डैश तक। फिर जब मैं पॉइंट पी डैश से ओ पर देखता हूँ, तो जो वेक्टर आएगा ओ पी डैश जो वेक्टर आया, उसको मैंने लिखा आर डैश से, और ये था आर। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, मेरे पोजीशन वेक्टर हो गए। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ पी पी डैश की वेक्टर की, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर मैं बात करूँ, तो वो आ जाता है मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, जिसको मैं करस्पॉन्ड कर रहा हूँ पॉइंट पी से लेकर के पॉइंट पी डैश तक का मोशन किसी टाइम टी में। अब ये जो चीज होती है ना, ये इंडिपेंडेंट होती है पाथ के। अब मैं पॉइंट पी से पॉइंट पी डैश पर गया, अब उसे मतलब नहीं है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कि मैं इस तरीके से गया या फिर घूम फिर के इस तरीके से गया या फिर किसी और तरीके से और बड़ा पाथ लेकर मैं किस तरीके से पहुंचा। उसको कोई मतलब नहीं है, बस उसको मतलब है कि मैं पॉइंट पी से पी डैश पर गया। अब चाहे मैं किसी भी रास्ते से पहुंचा हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा सेम रहेगा। अब लेट से मेरे पास यही चीज है, मैं यहाँ पर था पहले पॉइंट पी पे, फिर मैं गया पॉइंट क्यू तक। अब मैं, एक तो रास्ता है सिंपल कि मैं इस रास्ते से गया सीधा स्ट्रेट लाइन में। एक रास्ता है कि मैं डी से होते हुए गया यहाँ पे। एक रास्ता है कि मैं ए पे गया, फिर बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर क्यू पे गया। एक रास्ता है कि मैं पी पे था, फिर बी पे गया, फिर ई पे, फिर एफ पे, फिर ओ पे। तो अब चाहे मैं किसी भी रास्ते से जाऊं, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो हमेशा सेम रहेगा, और वो रहेगा मेरा पी क्यू वेक्टर, पी क्यू इस केस में। ठीक है, तो ये इस चीज़ की खास बात होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की और पोजीशन वेक्टर की, इसको आप नोट डाउन कर लो। तो यही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूँ डिस्प्लेसमेंट की, तो या तो वो छोटा होता है या इक्वल होता है पाथ लेंथ के, जैसा कि हमने पढ़ा था थर्ड चैप्टर में, कि जो मैग्नीट्यूड होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो पाथ लेंथ से छोटा हो सकता है या फिर इक्वल हो सकता है। इसी तरीके से हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है कि जो पी पी डैश है वो हमेशा या तो छोटा रहेगा या इक्वल रहेगा पोजिशन वेक्टर के, लेकिन कभी उससे बड़ा नहीं हो सकता।